मैं विकास। आज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बताया था, बट वो एक ग्रेजुएट लेवल तक के क्वेश्चन में इनफ है। अगर आपको यही क्वेश्चन आता है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में तो आपको कुछ डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन विद द हेल्प ऑफ ISLM कर्व। तो देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन भी कहते हैं इसको। तो आपको सबसे पहले इसमें ये लिखना है कि ये थ्योरी जो है बेसिकली दो इकोनॉमिस्ट ने दी है, जैसे प्रोफेसर फिशर और फ्रीडमैन। देखिए इस टॉपिक को करने से पहले आपको ISLM कर्व, एक बात आपको और बता देता हूँ, ये वीडियो मेरी काफ़ी लंबी चलने वाली है क्योंकि उस मेन आंसर को बताने से पहले आपको कुछ बेसिक बातों को समझाना पड़ेगा, तभी वो एक मेन टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो अब आपको जो बता रहा हूँ कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को पूरा कंप्लीट नॉलेज करने के लिए ISLM कर्व की जानकारी बहुत ज़रूरत है। जैसे हम IS कर्व की बात करते हैं, I किसको डोनेट करता है? इन्वेस्टमेंट को, निवेश, और बचत S हो गया सेविंग। तो इन दोनों को मिक्स करके, निवेश और बचत को मिक्स करके जो एक कर्व बनाया जाता है उसे कहते हैं IS कर्व। देखिए जो IS कर्व है, बचत निवेश वक्र, ये क्या शो करता है कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, ये हमारे देश की गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी को शो करता है। फिस्कल पॉलिसी मीन्स राजकोषीय नीति, जो क्या होती है हमारे देश की गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी को कहा जाता है। रेवेन्यू मीन्स जब देश की गवर्नमेंट टैक्सेस से पैसा कलेक्ट करती है, और एक्सपेंडिचर जो देश की गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, इन दोनों को मैनेज करने को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो बचत और निवेश, और एक बात और कि बचत और निवेश जहां पे दोनों बराबर होते हैं वो IS कर्व बन जाता है। जैसे कि हम इसको एक डायग्राम से शो करते हैं, देखिए। तो जो IS कर्व होता है वो होता है नेगेटिव। IS कर्व इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम। देखिए यहां पे लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, और यहां पर हम लेंगे नेशनल इनकम, राइट। तो अब देखिए अगर मैं इस पर A पॉइंट लेता हूं तो इसके A बिंदु पर बचत और निवेश दोनों बराबर हैं, और अगर कोई भी पॉइंट ले लेता हूं इस कर्व पर, वहां पर भी बचत और निवेश दोनों बराबर हैं। बट देखो इसको एक बात और भी कहते हैं कि यहां पर जहां पर बचत और निवेश दोनों बराबर होने के बाद इन दोनों का ज्वाइंट बन जाता है SI कर्व। इसको कह देते हैं IS कर्व। IS कर्व के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु बाजार का होता है संतुलन। मतलब हम यही कहेंगे A बिंदु पर वस्तु बाजार का संतुलन है और B बिंदु पर भी वस्तु बाजार का संतुलन है, बट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ डिफरेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जैसे A बिंदु पर आप देखिए कि OR है ब्याज की दर और OY है नेशनल इनकम का लेवल। तो इस A बिंदु पर बचत और निवेश दोनों बराबर हैं, वस्तु बाजार का संतुलन है, और इस पर हमारे देश में ये ब्याज है और ये राष्ट्रीय आय है। और B बिंदु की बात करें तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, इस B बिंदु पर ब्याज की दर पहले से कम हो जाती है, हमारे देश की राष्ट्रीय आय पहले से बढ़ जाती है, और वस्तु बाजार में है संतुलन। ठीक है, तो इस IS कर्व का मतलब ये होता है फिस्कल पॉलिसी। तो अब एक बात और आपको ये जानना जरूरी है इस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि अगर IS कर्व जो हमने इधर ड्राइव किया, तो इस IS कर्व को अगर हम ऊपर की ओर शिफ्ट कर देते हैं, अगर ये IS कर्व IS1 हो जाता है, जो कि बाकी चीजें सेम है, यहाँ पर है रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पर है नेशनल इनकम। तो देखिए IS कर्व अगर ऊपर की ओर या दाईं ओर शिफ्ट कर जाता है, इसका मतलब ये होता है
कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपना रही है। तो इसका राइट साइड को जाना ये शो करता है कि हमारी फिस्कल पॉलिसी में विस्तार हो रहा है। फिस्कल पॉलिसी विस्तारवादी उसे कहते हैं जब हमारे देश की गवर्नमेंट टैक्सेस तो कम लगाती है और देश पे खर्च ज़्यादा करती है। इससे देश में मनी सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उससे डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ने से आय बढ़ती है। अगर हमारा आईएस कर्व ऊपर की ओर या दाईं ओर शिफ्ट कर जाता है, ऐसे ही अगर आईएस कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाता है, आईएस हो जाता है IS2, इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश की जो राजकोषीय नीति है उसमें संकुचन किया जा रहा है। इट मीन्स उससे रिवर्स ले लीजिए कि टैक्सेस तो लगाए जा रहे हैं ज़्यादा और देश की गवर्नमेंट खर्च कम कर रही है। इससे देश में मनी फ्लो कम हो जाता है और डिमांड में कमी आती है। तो आईएस कर्व क्या होता है? आईएस कर्व के प्रत्येक बिंदु पर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिफरेंट नेशनल इनकम का लेवल सेट होता है। और आईएस कर्व में शिफ्टिंग का मतलब कि राइट साइड और डाउनवर्ड या इसको अपवर्ड कहते हैं। इसमें ये शो होता है कि वो देश की गवर्नमेंट कैसे टैक्सेस और एक्सपेंडिचर को मैनेज कर रही है। तो इसी प्रकार से अब हम करते हैं एलएम कर्व। ये आईएस कर्व है। हाँ, आईएस कर्व को ड्राइव कैसे करते हैं? जैसे बचत और निवेश दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है आईएस कर्व। इसको मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, अलग इसकी बनाऊंगा वीडियो, जिसमें आपको ये समझाऊंगा कि आई और एस को मिक्स करके ये आईएस की लाइन जो आईएस कर्व है कैसे ड्राइव होता है, वो डिफरेंट वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक के लिए इतना ही नॉलेज बहुत है आपको कि अगर हम इन्फ्लेशन को आईएस एलएम कर्व के थ्रू क्लियर कर रहे हैं तो आईएस एलएम कर्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम करते हैं एलएम कर्व। देखिए एलएम कर्व क्या होता है। देखिए जब हम बात करते हैं एलएम कर्व की, एल का मतलब होता है डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग, और एम का मतलब होता है सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा की पूर्ति, इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है एलएम कर्व। तो एलएम कर्व का मीनिंग ये भी होता है, जो एलएम कर्व होता है इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और पिछले वाली थी फिस्कल पॉलिसी, ये है मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन चलाता है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक, जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूं कि आरबीआई। तो आरबीआई जो बैंकों के माध्यम से मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेट करते हैं ना, उसे कहते हैं एलएम कर्व के थ्रू शो करते हैं उसको। तो एलएम कर्व किसको शो करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। और अब देखिए एलएम कर्व को हम ड्रॉ करते हैं। जो एलएम कर्व की शेप होती है वो होती है पॉजिटिव, और हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम लेंगे नेशनल इनकम, और OY एक्सिस पर हम लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए अगर मैं इस पर एक पॉइंट लेता हूं, एलएम कर्व के ऊपर कोई भी बिंदु होता है, यहां पर L बराबर M है, मतलब मुद्रा बाजार का संतुलन। जैसे वो IS कर्व को क्या बोलते हैं? वस्तु बाजार का संतुलन, और इसे हम कहते हैं मुद्रा बाजार का संतुलन। कि जहां पर ना पैसों की डिमांड और पैसों की सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, वो LM दोनों बराबर होकर एक लाइन बनाते हैं। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर मॉनेटरी मार्केट में होता है इक्विलिब्रियम। तो अब देखिए इस ए बिंदु पर क्या हो रहा है? OR रेट ऑफ इंटरेस्ट है और OY इज द नेशनल इनकम। तो अब इसको ऐसे बताएंगे, एक इकोनॉमी के अंदर LM कर्व के ए बिंदु पर हमारे देश में OR ब्याज की दर है और OY नेशनल इनकम है और मुद्रा बाजार में है संतुलन। ऐसे ही अगर हम इसके ऊपर कोई भी पॉइंट और लेते हैं, B पॉइंट,
इस बी पॉइंट पे डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले से ज़्यादा हो जाता है और नेशनल इनकम पहले से बढ़ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है LM कर्व के प्रत्येक बिंदु पर ब्याज की दर और राष्ट्रीय आय का लेवल सेट होता है और जहां पर मुद्रा बाजार का संतुलन हो जाता है। ओके, अब देखते हैं LM कर्व की शिफ्टिंग से क्या मतलब होता है। देखिए LM कर्व जैसे पहले मैंने बनाया पॉजिटिव है, तो अगर देखिए LM कर्व राइट साइड शिफ्ट कर जाता है, LM हो जाता है 1। इसे कहते हैं हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशन कर रहा है, विस्तार कर रहा है। विस्तार से मतलब होता है कि जब हमारे देश की मौद्रिक नीति इस प्रकार से बनाई जाती है कि ब्याज की दरों को कम रखा जाता है और लोन लेना आसान होता है, देश में मनी सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। ओके, उसे कहते हैं विस्तारवादी मौद्रिक नीति। और अगर LM कर्व बाईं तरफ शिफ्ट कर जाता है, बाईं तरफ LM कर्व LM2 हो जाने का मतलब ये होता है कि हमारे देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो सेंट्रल बैंक ऑपरेट करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जिसको बोलते हैं डियर मॉनेटरी पॉलिसी। डियर मॉनेटरी पॉलिसी को महंगी मौद्रिक नीति भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको ये कहते हैं कि अगर LM कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट करता है, इसमें मुद्रा की पूर्ति को घटाया जाता है देश में, जैसे लोन कम किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाता है। तो ये इस प्रकार से IS-LM कर्व हैं दोनों। तो अब इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो हमारी मेन टॉपिक है, जिसको मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन भी कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ IS-LM कर्व, इसको हम क्लियर करते हैं। उससे पहले मैंने आपको बेसिक बताया कि IS-LM कर्व क्या होते हैं और इसके प्रत्येक बिंदु पर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमारे जो देश की नेशनल इनकम का डिफरेंट लेवल सेट होता है, राइट। अब इसको हम आगे करते हैं। ये बेसिकली जब आप इस क्वेश्चन को आंसर करोगे, ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल में IS-LM कर्व के थ्रू हम कम ही दिखाते हैं। तो फिशर और फ्रीडमैन, देखिए प्रोफेसर फिशर ने जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बताया है, उन्होंने ये कहा है कि जब किसी देश में महंगाई बढ़ती है, अकॉर्डिंग टू फिशर, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि देश में जो मनी सप्लाई है, आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो उससे कीमतें बढ़ती हैं, और कीमतें उसी अनुपात में बढ़ती हैं जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। तो इनका एक इक्वेशन है, देखिए MV बराबर PT। P का मतलब यहाँ पे वस्तुओं की कीमत और T का मतलब ट्रांजैक्शन, और M का मतलब यहाँ पे है मुद्रा की पूर्ति और V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मनी। तो इसे हम कहते हैं मुद्रा की पूर्ति और इसे हम कहते हैं मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी। तो इस प्रकार से प्रोफेसर फिशर, ब्रीफली बताता हूं कि इसको कैसे कहते हैं कि महंगाई होने की मेन वजह क्या होती है कि हमारे देश में जब पूर्ण रोजगार हो जाता है, उसके बाद अगर हमारे देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, इसका सीधा असर होता है कीमतों पर। कीमतें भी उसी अनुपात में बढ़ती हैं जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। जैसे अगर हम कहें कि 20% मनी सप्लाई पहले से बढ़ जाती है, तो प्राइस लेवल भी 20% पहले से बढ़ जाएगा। तो अब जो प्रोफेसर फ्रीडमैन है, उनका भी ये मानना है कि जो महंगाई होती है वो डिमांड के बढ़ने से होती है। और डिमांड क्यों बढ़ती है? क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाती है, और मनी सप्लाई बढ़ने से, देखिए थोड़ा सा इससे डिफर करते हैं फिशर से। फ्रीडमैन ये कहते हैं कि जब शुरुआत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है, और शुरुआत में क्या होता है कि जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है तब तक कीमतें उससे कम अनुपात में बढ़ती हैं, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो टेम्परेरी है, वो डिमांड ज़्यादा, देखो मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से क्रय शक्ति बढ़ती है,
क्रय शक्ति के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और डिमांड के बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं, कीमतों के बढ़ने से लाभ कम होते हैं। बट जो प्रोफेसर फ्रीडमैन हैं वो ये कहते हैं, शुरुआत में लोग ये समझते हैं कि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं ये टेम्परेरी हैं, ये कीमतें कम होंगी, इसलिए वो मांग इतनी नहीं बढ़ाते। पर जब वो देखते हैं कि ये तो कॉन्टिन्यू प्राइसेस बढ़ रही हैं तो वो वस्तुओं की डिमांड बढ़ाते हैं। बट एक बार फिर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो प्राइजेस उससे कम अनुपात में बढ़ती हैं। जैसे मनी सप्लाई बढ़ी 50%, प्राइजेस उससे कम परसेंट बढ़ेंगे, बिकॉज क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट अभी नहीं हुआ है, आउटपुट बन सकता है। पर एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट आने के बाद जितने परसेंट मनी सप्लाई इंक्रीज होती है उतने ही परसेंट प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो दोनों का एक ही मतलब है कहने का कि महंगाई होने की मेन वजह क्या होती है, जब जब देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, अगर पूर्ण रोजगार हो जाता है उसके बाद इन्फ्लेशन उसी परसेंट में बढ़ती है, कीमतें उसी अनुपात में बढ़ती हैं जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है। तो देखिए इसको हम एक डायग्राम से क्लियर करते हैं। तो देखिए जो इस डायग्राम के ऊपर के पार्ट में हम लेंगे नेशनल इनकम, और हम वर्टिकल एक्सिस पर लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। और जो नीचे वाला पोर्शन है उसके वर्टिकल एक्सिस पर हम लेंगे प्राइस लेवल और नीचे लेंगे हम नेशनल इनकम। एक्सिस पर तो देखिए जो मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि जो हमारे देश का उत्पादन वक्र होता है, पूर्ति वक्र, वो होता है पॉजिटिव, पर एक टाइम के बाद वो हो जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब इसको कहते हैं आफ्टर रीचिंग फुल एम्प्लॉयमेंट सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज, दैट्स व्हाई सप्लाई कर्व बिकम परफेक्टली इनइलास्टिक। तो मान लीजिए शुरू में अर्थव्यवस्था में मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों यहाँ पर कट कर रहे हैं, यहाँ पर संतुलन है, और हमारी अर्थव्यवस्था में कीमतों का स्तर है ओपी और ये हमारी है नेशनल इनकम। इसको एफ नाम देंगे क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट पर सेट हो गई यहाँ पे, क्योंकि डिमांड ने सप्लाई को बिल्कुल एग्जैक्टली वहां पर कट किया जितना हमारे देश के लोग पूरे काम करके आउटपुट बना सकते थे। तो अब आपको क्या करना है, इसी लेवल के सामने आपने मान के चलना है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो आईएस कर्व है, फिस्कल पॉलिसी, जो एलएम कर्व है, मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों का है संतुलन। इसे कहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो भी इनकम सेट हुई है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली, यहाँ पे मुद्रा बाजार का और वस्तु बाजार का दोनों का एक साथ होता है संतुलन, और हमारी अर्थव्यवस्था में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होता है OR। नाउ देखिए अकॉर्डिंग टू फिशर एंड फ्रीडमैन व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन मनी सप्लाई, देखिए जब जब देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, जैसे मैं कहता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बढ़ती है, तो जो सेंट्रल बैंक है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को फॉल कर देते हैं। देखिए एक होती है डियर मॉनेटरी पॉलिसी, चीप, सस्ती मौद्रिक नीति, महंगी मौद्रिक नीति। तो हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि सस्ती मौद्रिक नीति, चीप मॉनेटरी पॉलिसी, इससे मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है, जैसे ब्याज की दरों को कम करना, लोन आसान करना। इससे देश की जनता जो है वो ज़्यादा मनी बोरोइंग करेगी और देश के लोगों के पास क्रय शक्ति आएगी, इससे वो डिमांड बढ़ाएंगे। उससे पहले मौद्रिक नीति को विस्तार करने से जो LM कर्व होता है ना, वो नीचे की ओर शिफ्ट कर जाता है। अब इसका असर ये होता है, मैंने बताया मौद्रिक नीति का विस्तार करने से मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, ब्याज कम होता है, लोगों के पास क्रय शक्ति ज़्यादा आती है, तो डिमांड बढ़ जाती है। अब देखिए दोनों यहाँ पर कट कर रहे हैं, इससे क्या हो जाता है, अर्थव्यवस्था में ब्याज घट जाता है
और नया संतुलन E1 पर होता है, परंतु ब्याज की दर के कम होने से जो मार्केट में जो डिमांड है, देखिए इसी लेवल के सामने डिमांड पहले से बढ़ जाती है, D से हो जाती है D1। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया E1 और नई इनकम का लेवल हो गया यहाँ पे ये Y1 दे दीजिए। अब देखिए डिमांड उसी प्राइस लेवल पर, सप्लाई देखिए ये सप्लाई कर रहा है यहाँ तक ऊपर हो गया, इसके बाद डिमांड इस लेवल से आगे हो गई, तो डिमांड है ज़्यादा और सप्लाई है कम, इससे बाजार में कीमतें, क्योंकि नया डिमांड वक्र सप्लाई वक्र को यहाँ पे कट करता है E2 पर, इससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में जो कीमतें हैं वो पहले से बढ़ जाती हैं। तो अब आपको ये कहना है कि जब बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, कीमतों के बढ़ने से जो मुद्रा की पूर्ति का वास्तविक मूल्य है वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है, जो LM कर्व जो नीचे आया था, दोबारा सुनिए, प्राइजेस के बढ़ जाने से जो मुद्रा की पूर्ति का वास्तविक मूल्य है वो कम हो जाता है। तो इससे जो LM वक्र नीचे आया था शिफ्ट होकर, ये वापस अपनी पोजीशन पे दोबारा से आ जाएगा और दोबारा एक बार फिर नया संतुलन OR पर सेट होगा और फुल एम्प्लॉयमेंट पर सेट हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ISLM कर्व के थ्रू भी हम शो कर सकते हैं, और इसमें जो फिशर और फ्रीडमैन है ये इस बात पर फोकस करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का विस्तार करने से आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे महंगाई बढ़ती है। ओके, थैंक यू सो मच।